नमस्ते। मैं डॉक्टर मूलचंद बोहरा एक बार फिर एक नए विषय को लेकर हाजिर हूँ। सकार, जैसा कि शब्द से आप रूबरू हो रहे हैं, सकार का तात्पर्य है सह से संबंधित शब्द और उनका व्युत्पन्न, उनका अर्थ विचार। साथियों, हम संस्कृत परंपरा के लोग हैं। संस्कृत में एक एक ध्वनि को बहुत सूक्ष्म रूप से परिभाषित किया गया है। हमारा सौभाग्य है कि हमारी संस्कृत भाषा में विश्व की लगभग सभी ध्वनियाँ मौजूद हैं। तो हम हिंदी भाषा में 3 शय का प्रयोग होता है। ये तालव्य, ये मूर्धन्य और ये दंत्य। साथियों, इनका जो नामकरण हुआ है वो नामकरण बहुत वैज्ञानिक है। जब हम इस शय का उच्चारण करेंगे तब हमारी जीभ तालु को छुएगी, इसलिए उसका नाम है तालव्य। और जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ हमारे मुख में जो सबसे मूर्धा स्थान है, अर्थात सबसे जो ऊंचा स्थान है, उसको छूती है, श्र, तब इसका उच्चारण होता है। इसलिए इसको मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धा का अर्थ होता है ऊंचा, अर्थात हमारे जो मुख विवर है उसमें सबसे जो उच्च स्थान है, वहां जब जीभ स्पर्श करेगी तब उसका उच्चारण होगा। तीसरा है दंत्य। दंत्य का अर्थ है कि जब इस स का उच्चारण होगा तो जीभ हमारे दांतों को छुएगी, इसलिए इसे हम दंत्य कहते हैं। ये एक सामान्य परिभाषा थी, हम आप लोग सब इससे वाकिफ हैं। साथियों, हम यहाँ इन शब्दों के जो रूप बनते हैं, उस रूप में क्या क्या हम वर्तनीगत गलतियां कर देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो हमारी जो गलतियां हैं वो बहुत कम हो जाएगी। देखिए, हमारे पास 3-4 प्रकार के शब्द होते हैं। एक तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अभी हम तत्सम शब्दों की बात करेंगे। उन तत्सम शब्दों की बात करेंगे जिसमें इस सकार का प्रयोग होता है। ये अपने मूल रूप में ऐसे होते हैं, ऐसे या ऐसे, ये ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे। इनका स्वर रहित रूप इस प्रकार लिखा जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हम देखेंगे कि इनके
प्रयोग में जो हम गलतियां करते हैं उसको हम सुधार सकते हैं। जैसे हम हिंदी में 5 वर्गों का इस्तेमाल करते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। जो 3 वर्ग है, ये च, ये ट और ये त। अब आप गौर करना कि इन तीनों का जो उच्चारण स्थान है, वही उच्चारण स्थान इन तीनों का है। ये तालु से बोला जाता है, मतलब तालु के स्थान पर जीभ स्पर्श करती है। ये मूर्धा और ये दंत्य व दांत। और दांत को जीभ छूती है और दांत से स्पर्श होने पर उच्चरित होने वाले वर्णों को दंत्य कहते हैं। ये मूर्धा को छूती है और मूर्धा से उच्चरित होने वाले को मूर्धन्य कहते हैं। और ये तालु को छूती है और तालु से उच्चरित होने वाले, या वहां जब जीभ छूती है जो ध्वनि उच्चरित होती है, उसे तालुव्य कहते हैं। अब ये इनका जो वर्ग है, इनके वर्ग में जब ये आते हैं तो ये अपने अपने वर्ग में होंगे। एक छोटा सा आप नियम है जो हमने अनुभव से, लगातार अध्ययन से सीखा है कि जब ये च और छ, ट और ठ, प और थ, इनके पास जब सकार का प्रयोग होगा, अर्थात स्वर रहित स का प्रयोग होगा, तो ये इनके साथ ये आएगा, इनके साथ ये आएगा और इनके साथ ये आएगा। हम एक एक दो उदाहरणों से इस बात को स्पष्ट करेंगे, परंतु इससे पहले कुछ बातें जानना जरूरी है, क्योंकि ये व्याकरण का काम होता है भाषा का अनुगमन करना, न कि भाषा व्याकरण का अनुगमन करती है। तो हमने जो अभी हमारे हिंदी में जो उदाहरण प्रचलित है, उनमें जो तत्सम शब्दावली है उसका अध्ययन करने के पश्चात ये कुछ नियम बने हैं। तो ये नियम केवल उन शब्दों पर लागू होगा जो तत्सम है, अर्थात संस्कृत के शब्द हैं और हूबहू हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। उर्दू के शब्दों में, तद्भव शब्दों में, फारसी के शब्दों में, अरबी के शब्दों में इस प्रकार का नियम आप लागू नहीं कर सकते। हम एक एक उदाहरण से, दो उदाहरण से इस तथ्य को स्पष्ट करेंगे। जैसे च वाला उदाहरण है, तो अब कुछ शब्द लिखेंगे जिसमें देखेंगे कि च और छ से पहले क्या आ रहा है। जैसे पश्चात, आपने गौर किया होगा, च से पहले जो भी शकार हुआ वो तालव्य हुआ। निश्चय, वही समान स्थिति है। निश्चल, छल रहित, वहां पर भी छ से पहले शकार का प्रयोग हुआ। पश्चिम, यहां भी च से पहले शकार का प्रयोग हुआ। तो ऐसे आप संस्कृत के सभी उदाहरण देख लीजिए, वहां च और छ से पहले अगर कोई सकार आ रहा है तो यह
तालु ही आएगा, मूर्धन्य और दंत्य नहीं आएगा। अब आप दूसरे उदाहरण भी देख लीजिए। अभी हम तालव्य देख रहे थे, अब हम मूर्धन्य देख लेते हैं। ट और ठ इनके साथ ये आएगा। ये उदाहरण कुछ आप नोट कर लीजिए, सही मनोमस्तिष्क में स्थापित कर लीजिए। जैसे दृष्टि, जैसे दुष्ट, जैसे नष्ट, जैसे भ्रष्टाचार, जैसे सौंदर्य के लिए आता है सौष्ठव शब्द, सौष्ठव, जैसे ओष्ठ, ओठों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो और भी शब्द हो सकते हैं। आप पुस्तक पढ़िए, समाचार पत्र पढ़िए, उनमें आप ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। अगर आपको तत्सम शब्द मिलते हैं, इनके अलावा कुछ स्थिति मिलती है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने पहले भी नोट करवाए हैं, पुनः नोट करवा देता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं आपकी भ्रांति को, या अगर मेरे बताने में कोई चूक हुई है, मेरे कहने में कोई चूक हुई है, तो उसको सुधार दूंगा। हम बात कर रहे थे मूर्धन्य। ये इनका दोनों का स्थान में मूर्धा होता है और इसका स्थान में मूर्धा होता है। तो ये दो वर्ण जब आएंगे, इनसे पहले जब शकार का प्रयोग होगा तो ये शकार आएगा। तीसरा हमने उदाहरण लिया था दंत्य। इस शकार का बहुत प्रयोग होता है, बहुत से शब्द इसी स से संबंधित होते हैं। जैसे संस्था, स्थान, स्तुति, स्थावर, स्थावर जंगम शब्द प्रचलन में सुना होगा। स्तुति, स्थान, संस्था, स्थानक, और भी शब्द हो सकते हैं। जब त और थ आएगा, उससे पहले आप इसी का प्रयोग करेंगे। वस्तु, हस्ताक्षर, स्तंभ, जिसे बिगड़ कर शब्द बनाया खंबा, प्रस्थान, आस्था, कई शब्द हैं। जब यह त और थ आएगा, उससे पहले जो भी शकार होगा वो दंत्य शकार होगा। तो साथियों, अगर हमें ये त थ च छ ट ठ से पहले शकार का भ्रम हो, तो हम इस छोटे से नियम से इस भ्रम को दूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं और इन जो सकार है, इसमें जो भ्रम होता है या जो संदेह होता है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो हम ये प्रयास करेंगे कि हर एक वीडियो में कुछ 2-3 शब्दों की चर्चा कर ली जाए, जो प्रचलन में भिन्न भिन्न रूपों में है, या जिसके अर्थ को लेकर
थोड़ी सी भ्रांति रहती है। तो ऐसा ही शब्द है सिंह। तो स से संबंधित बात थी, इसलिए शब्द को लिया है। तो सिंह शब्द का उच्चारण जब करने को कहा जाता है तो विद्यार्थी या श्रोता थोड़ा सा कंफ्यूजन में आता है कि इसका ह उच्चारण करें या घ जैसा उच्चारण करें। क्यों, जैसे ही आप पूछोगे भी मोदी जी से पहले के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो बता देंगे मनमोहन सिंह। परंतु अब आप कहोगे इसका उच्चारण सही करना है, तो वो जबरदस्ती बलपूर्वक सिंह बोलने का प्रयास करेगा। तो साथियों, इसको सिंह बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप अंग्रेजी में भी देख लेना, इसका जब लिखा जाता है अंग्रेजी में तो GH लिखा जाता है, केवल H नहीं लिखा जाता। तो होता क्या है कि ये जो ह है, ये और जो घ, ये दोनों ही महाप्राण ध्वनियां हैं। और जैसे ही अनुस्वार के बाद में ह का प्रयोग होता है तो वो स्वाभाविक रूप से घ जैसा उच्चारण किया जाता है। तो इसलिए हम जो प्रकृति से, स्वभाव से या नैसर्गिक रूप से जो हम उच्चारण कर रहे हैं, वह उच्चारण हमारा ठीक है। उसको जबरदस्ती हमें सिंह बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही संहार भी बोला जा सकता है, संहिता बोली जाती है। तो जहां जहां पर भी इस प्रकार की भ्रम हो आपको, वहां इसका निराकरण यही है कि हिंदी में जैसा कहा जाता है कि जैसा लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है, या जैसे बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ये बात एक रूप में ठीक है, परंतु इस बात को हम अक्सरशः किसी भाषा पर लागू नहीं कर सकते। तो इसका जो उच्चारण जो हमें परंपरा में मिला है वो सिंह ही है। तो इसलिए सिंह, संहार, संहिता, इसको हालांकि संहिता बोला जाता है, दोनों ही उच्चारण सही है, परंतु इसको आप जब भी उच्चारित करेंगे तो सहज रूप से आपको सिंह ही बोलना है, सिंह बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो हम प्रकृति से जो हमें उच्चारण मिला है वो उच्चारण आपका ठीक है। तो इस भ्रांति से आप थोड़ा सा दूर हो जाइए कि हम जो उच्चारण प्रकृति से कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है सिंहावलोकन। यह शब्द हमारे समझने के लिए और हमारी जो सीखने और सिखाने की जो परंपरा है उसके लिए बहुत सार्थक शब्द है। साथियों, हमारे सीखने और समझने में अवलोकन का बहुत महत्व होता है कि हम अवलोकन के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम ताजमहल जाते हैं, कहीं कोई झील में घूमने जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है, कैसे बना हुआ है, और उस अवलोकन के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ है अवलोकन तो है, परंतु उससे पहले क्या शब्द लिखा हुआ है? सिंह। तो यहाँ सिंहावलोकन का अर्थ हुआ कि वैसा अवलोकन जैसे सिंह करता है। कभी भी आपने डिस्कवरी चैनल में या वाइल्ड लाइफ में शेर को चलते हुए देखा होगा, तो वो 5 कदम चलता है, ऐसे 10 कदम चलता है, फिर पीछे मुड़कर देखता है, फिर आगे चलता है, फिर वो पीछे मुड़कर देखता है। इसलिए कहा जाता है सिंह का शिकार करना बड़ा टेढ़ा काम है। तो वैसे ही हमारा सीखना होता है। हमें बार बार जो पहले पढ़ा हुआ है उसको दोबारा देखना पड़ता है, दोबारा नहीं फिर तिबारा देखना पड़ता है। यो बार बार हम आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, आगे चलते हैं। जब हमारा यही क्रम रहता है तब हम क्या कर रहे होते हैं?
सिंहावलोकन कर रहे होते हैं। तो हमारी शिक्षण प्रक्रिया में, हमारे सीखने सिखाने में इस सिंहावलोकन शब्द का बहुत महत्व है। अगर हम इस परंपरा को अपनाते हैं, इसका अनुगमन करते हैं, तो हम कभी भी सीखने में पिछड़ नहीं सकते। आपने देखा होगा कि इसी से जुड़ा हुआ शब्द होता है वेगावलोकन। वेग मतलब पक्षी जो ऊपर ऊपर उड़ते रहते हैं, तो उनका वेगावलोकन कहते हैं, विस्तार से जो अवलोकन किया जाता है, जिसमें फैलाव होता है। हमारे यहाँ इस सिंहावलोकन में फैलाव नहीं है। इस सिंहावलोकन में है पीछे चलना, आगे चलना। आपने आज एक पाठ पढ़ा, तो उससे पहले आज जरूरी है कि पीछे वाले पाठ का आप दोहरान करें। उससे आगे पाठ पढ़ा, उससे पहले भी जरा जरूरी है कि 5 मिनट हमने कल क्या पढ़ा था उसको हम देखें। तो ये अगर हम प्रक्रिया अपनाते हैं तो हमारा सीखना बहुत सार्थक होता है और पक्का पक्का होता है। 13वीं शताब्दी में एक हमारे अमीर खुसरो हुए हैं, उनका एक पहेली है, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, और विद्या भूली क्यों। इन सब का एक ही उत्तर है कि उनको फेरा नहीं गया था, अर्थात उनको उल्टा पुल्टा नहीं किया गया था, उनका दोहरान नहीं किया गया था। तो हम फिर इस सकार के विषय को लेकर और बात करेंगे। आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर ठीक लगा तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।